नमस्कार साथियों, सांवरिया क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आयुर्वेद के कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। आज शुरुआत कर रहे हैं उन क्वेश्चनों के साथ जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो हम शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से कि वृद्धावस्था जन्य विकारों की चिकित्सा आयुर्वेद के किस शाखा में की जाती है। जैसा कि आपको पहले वाले वीडियो में बताया गया था कि अष्टांग आयुर्वेद को अष्टांग आयुर्वेद भी माना गया है, इसको 8 भागों में विभाजित किया है। उसी के अंदर एक वृद्धावस्था जन्य जो विकार है, जो बुढ़ापे की जो बीमारियाँ होती है, वो उसकी भी एक अलग शाखा है। उस शाखा के अंदर वृद्धावस्था जन्य का विकारों का ज़िक्र किया गया है। तो अगर इसमें आपको ऐसा पूछ लिया जाए कि वृद्धावस्था जन्य विकारों की चिकित्सा आयुर्वेद की किस शाखा में मिलती है, तो इसमें आपको सीधे-सीधे आंसर लिखना है जरावस्था में। जरावस्था को आयुर्वेद में बुढ़ापा कहा गया है और इसमें इसमें जो भी औषधियाँ देंगे उन औषधियों को रसायन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है सुश्रुत का अनुसरण करने वाले आचार्य आयुर्वेद में किस अंग को श्रेष्ठ मानते हैं? तो इसमें आपको जैसे आपको पता है कि जो सुश्रुत है, वो सुश्रुत सर्जरी की जनक है। आधुनिक युग में अपन सर्जरी बोलते हैं, लेकिन पहले जब महाराजा के टाइम पे जब किसी का हाथ अलग हो जाता था या किसी का पेट अलग हो जाता था, उस टाइम भी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती थी। तो उस टाइम में जो सुश्रुत है, वो सर्जरी के जनक माने जाते हैं। तो इसमें सीधे-सीधे अपन को लिखना है आयुर्वेद के अंदर इसको शल्य बोला जाता है। आचार्य सुश्रुत है, उसको जो शल्य है, सर्जरी का जो काम है, उसमें बेस्ट सर्जन इन्हीं को माना जाता है, आचार्य सुश्रुत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुर्वेद के 8 अंगों में कौमारभ्रत्य बाल रोग को किस आचार्य ने श्रेष्ठ माना है? तो आयुर्वेद के 8 अंगों में जो कौमारभ्रत्य वर्ड आता है, कौमारभ्रत्य जो ब्रांच है, उसमें कौमारभ्रत्य ये जो है, वो क्वेश्चन आ जाए आपके पास आयुर्वेद के 8 अंगों में कौमारभ्रत्य को किस आचार्य ने श्रेष्ठ माना है? तो इसमें कौमारभ्रत्य के जो बेस्ट उस टाइम जो आचार्य थे उसमें काश्यप नाम के जो आचार्य थे उन्होंने कौमारभ्रत्य पूरी किताब लिखी थी। तो काश्यप इसका आंसर आएगा सीधे-सीधे काश्यप लिखना है। क्यों काश्यप का नाम आता है तो काश्यप को ही कौमार का रचनाकार अपन रचनाकार भी बोल सकते हैं। इनको श्रेष्ठ माना गया है। काश्यप को हम उस समय के बाल रोग विशेषज्ञ भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अष्टांग आयुर्वेद में किसकी गणना नहीं मानी गई? तो इसमें जो अष्टांग आयुर्वेद बताया गया है उसमें 8 विभाग माने हैं अलग-अलग। उसमें जो 2 चीज़ ऐसी हैं जो अष्टांग आयुर्वेद में इनकी गिनती नहीं होती, इनकी अलग से होती है। तो उसमें एक तो माना गया है द्रव्य गुण को। द्रव्य गुण को, एक रस शास्त्र को। द्रव्य गुण और रस शास्त्र को अष्टांग आयुर्वेद के अंदर नहीं माना गया है। अष्टांग आयुर्वेद में किसकी गणना नहीं मानी गई तो इन 2 की नहीं मानी गई। आपको पता है कि अष्टांग आयुर्वेद में 8 जो विभाग बताए गए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको सपने में भी कोई पूछ ले कि अष्टांग आयुर्वेद कौन-कौन से हैं तो मैं आपको आज जो बता रहा हूँ वो आपको रट लेने हैं, अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। जैसे अष्टांग आयुर्वेद में 8 अंग माने गए हैं। इन 8 के मैं नाम बता रहा हूँ। जैसे काय चिकित्सा हो गया पहला। दूसरा गृह चिकित्सा हो गया। तीसरा बाल चिकित्सा। इसको बाल चिकित्सा को हम आयुर्वेद में कौमारभ्रत्य के नाम से जानते हैं। कौमारभ्रत्य भी बोल सकते हैं। इसको बाल चिकित्सा भी कहा गया है। और चौथे में ऊर्ध्वांग चिकित्सा। ऊर्ध्वांग में अपने गर्दन से ऊपर वाले सारे हिस्से आते हैं। इसको अपन आधुनिक भाषा की बात करें तो आधुनिक भाषा में ईएनटी बोला गया है। और ऐसे नॉर्मली बात करें तो जिसमें कान, नाक, मुंह जैसे आते हैं। 4 तो ये हो गए। इसमें गृह चिकित्सा है, इसको मानस रोग भी बोला गया है। इसको अपन मानस रोग भी बोल सकते हैं। 5वीं चिकित्सा आती है शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा और इसके बाद में जरा, उसके बाद में वाजीकरण, शल्य और एक एक रह गई है वो दृष्टा चिकित्सा। दृष्टा चिकित्सा और इसी दृष्टा चिकित्सा को विष चिकित्सा भी माना गया है। अगर किसी ने पी लिया हो या फिर बाहर से किसी जहरीले जीव जंतु ने काट लिया हो तो उसकी सारी चिकित्सा का विवरण दृष्टा चिकित्सा में की गई है। तो इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिए। काय चिकित्सा को यहाँ अपन दिखा सकते हैं और मानस रोग को एम से अपन याद कर सकते हैं। और इसके बाद में बाल चिकित्सा जिसको कौमारभ्रत्य भी बोला गया है, इसको 20 और ऊर्ध्वांग चिकित्सा को यू। ये जो मैंने ट्रिक बताई है जैसे के एम बी यू जो शुरू के 4 बताए उसमें के का मतलब है काय चिकित्सा हो गया।
और एम का मतलब इसको मानस रोग भी बोल सकते हैं, मानस रोग या गृह चिकित्सा के नाम से भी याद कर सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे वो आपको याद रखना है। उसके बाद में तीसरे नंबर पर आ गए है बाल चिकित्सा, जिसको कौमार भृत्य भी बोला गया। बाल चिकित्सा को ही आयुर्वेद के अंदर कौमार भृत्य बोला जाता है, और इसकी ट्रिक आपको बी से याद रखना है, बी से आपको बाल चिकित्सा। और नीचे लास्ट आता है ऊर्ध्वांग, ऊर्ध्वांग को अपन यू से याद करते हैं। इसी तरह नीचे वाले जो 5-4 और हमने बताए हैं, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ के एम बी यू, ये शुरू के 4 हो गए। उसके बाद में जो पांचों नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं एस जी वी डी, इसको आप कैसे भी याद करो, लेकिन इसको आप इस ट्रिक को याद कर लेना है। इसमें पहला आ गया काय चिकित्सा, उसके बाद में आ गया मानस रोग, उसके तीसरे नंबर पर आ गया बाल चिकित्सा, इसको कुमार भृत्य बोला जाता है, और चौथे नंबर पर आ गया ऊर्ध्वांग। ऐसे अपन इसको अपन शल्य चिकित्सा, और जी का मतलब हो गया जरावस्था, वी का मतलब हो गया वाजीकरण, और डी का मतलब हो गया दृष्टा चिकित्सा। दृष्टा चिकित्सा को विष चिकित्सा भी बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है आयुर्वेद की चिकित्सा किस पर आधारित है। आयुर्वेद की चिकित्सा, ये आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आयुर्वेद की चिकित्सा किस पर आधारित है। जैसे हमको बताया कि आयुर्वेद की चिकित्सा हमें वात, पित्त और कफ, इस पर आधारित है। पूरी की पूरी आयुर्वेद इस वात, पित्त और कफ पर टिकी हुई है। जैसा ये क्वेश्चन अपने पास आ जाता है आयुर्वेद की चिकित्सा किस पर आती है, तो वो अपने वात, पित्त, कफ है। इसमें सारे के सारे वात, पित्त बताते हैं, और इसी को अपन वात, पित्त को कफ है, उसी को अपन त्रिदोष के नाम से भी जाना जाता है। इसी अगला क्वेश्चन आता है त्रि उपस्तंभ माने गए। त्रि उपस्तंभ, उपस्तंभ का मतलब होता है कि सहायक। इन चिकित्सा, जैसे हम वात, पित्त, कफ की जब चिकित्सा करते हैं, इसमें जो सहायक चीजें कौन सी हैं, वो अपने हैं आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ये तो आपने बात है कि त्रि उपस्तंभ जो सहायक, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। अगर इसी जगह आपको उपस्तंभ की, त्रि उपस्तंभ की जगह अपने आपको त्रिस्तंभ अगर पूछ ले, अगर कोई पूछ ले त्रि उपस्तंभ नहीं, आप त्रिस्तंभ कौन कौन से, तो त्रिस्तंभ आपको लिखना है मन, आत्मा और शरीर। इन तीनों को त्रिस्तंभ माना गया है। और त्रि उपस्तंभ की बात आ रही है तो इसमें आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य है। अगला क्वेश्चन जैसे मन, आत्मा, शरीर, अगला क्वेश्चन आता है तीन ऐष्णाएं कौन कौन सी है। तो तीन ऐष्णाएं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आती है प्राण ऐष्णा, प्राण ऐष्णा के बाद में दूसरे नंबर पर आती है धन ऐष्णा। कौन कौन सी, इसमें प्राणेष्णा, धनेष्णा और पुत्रेष्णा। सभी व्यक्ति जो भी यहाँ मनुष्य जीवन में जीता है, तो इनको तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। इसमें सबसे पहले प्राणेष्णा, सबसे पहले तो वो अपने प्राण की इच्छा रखता है। उसके बाद में वहाँ अगर आदमी जिंदा है तो उसको धन, वो दूसरी इच्छा रखता है धन की, उसको धन की इच्छा होती है। और तीसरी जो ऐष्णा है, जिसको अपन पुत्र ऐष्णा, जब व्यक्ति जिंदा हो, जब ये दोनों चीजें मिल जाती है, तो तीसरी इच्छा वो यही करता है कि मेरा पुत्र प्राप्त हो, इसलिए इसको भी एक ऐष्णा इच्छा मानी गई है। अगला क्वेश्चन आता है आयुर्वेद को किस वेद का उपवेद माना जाता है। तो इसका आंसर लिखना है अथर्ववेद। जब भी ये सवाल पूछ ले आयुर्वेद को किस वेद का उपवेद माना, तो इसमें अथर्ववेद सीधे सीधे लिखना है। वो सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो वो अपना है ऋग्वेद। अपने इसमें 4 वेद माने गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उन्हीं में से ये निकला है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, शुरुआत इस ऋग्वेद से हुई है। अगला क्वेश्चन है आयुर्वेद को पंचम वेद किसने माना है। इसका आंसर जाएगा काश्यप। अगर आपको कोई पूछ ले कि आयुर्वेद को पंचम वेद किसने माना है, तो काश्यप ने माना है। अगला क्वेश्चन है आयुर्वेद में कितने प्रकार के ग्रंथ होते हैं। आयुर्वेद में जैसा आप सभी को पता है और हम जानते हैं, आयुर्वेद में दो ग्रंथ लिखे गए हैं, बृहत्त्रयी और दूसरा होता है लघुत्रयी। जब ये ग्रंथ लिखे गए तो दो ही ग्रंथ इसके इन्हीं में समाहित है। इसको वापस 3 भागों में डिवाइड किया गया है, और लघुत्रयी को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। आप आयुर्वेद की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्जाम में हिस्सा ले रहे हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम आयुष की सभी भर्तियों की अपडेट को साझा करेंगे। साथियों, ये जो है इनका नाम गोपाल जी खटीक है। एनआरएचएम की जो आयुष कंपाउंडर की हाल ही में भर्ती हुई है, उसका एनआरएचएम ने अभी परिणाम जारी किया है। उस भर्ती में इन्होंने 55वीं रैंक लाकर सफलता हासिल करी है। ये खुद एससी कैटेगरी से आते हैं, लेकिन जनरल फाइट करी है। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, खासकर आयुर्वेद की, तो इनका सानिध्य आप सभी को मिलता रहेगा, और हम चाहेंगे कि आपके हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। यदि आपको किसी भी टॉपिक को लेकर डाउट है, तो निसंकोच आप हमारे इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप डिस्प्ले पर जो नंबर चल रहे हैं उस पर संपर्क कर सकते हैं।
हर एक कमेंट को पढ़कर आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे और समय समय पर आपको इनका सानिध्य मिलता रहेगा। यदि आपको किसी भी प्रकार से समझ में नहीं आ रहा है, आवाज सही नहीं आती है, कॉन्सेप्ट को लेकर, किसी भी चैप्टर को लेकर, किसी भी टॉपिक को लेकर डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आयुर्वेद में जितने भी लोग सफल हुए हैं, हम एक एक करके जो भी जिनसे भी हमारा संपर्क बनना पॉसिबल होगा उन सबको आपके लिए लेकर आएंगे और उनका मार्गदर्शन आप लोगों के लिए तैयार रखेंगे। हम चाहेंगे कि आप भी आयुर्वेद की, आयुष की सभी भर्तियों में सफल हो। यदि आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है, पढ़ने में समस्या आ रही है, नोट्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो निसंकोच आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में गोपाल जी खट्टे को बधाई दें, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छी रैंक लाकर इनके परिवार का, इनके गांव का नाम रोशन किया है और इनका मार्गदर्शन आपको हमेशा हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। इनके भी नंबर मैं वीडियो में डाल रहा हूं, यदि आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आप सीधे इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि आप लोगों को इनका प्यार, स्नेह और इनका मार्गदर्शन मिलता रहे। साथियों, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आयुर्वेद के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो हम आपको इसी यूट्यूब आईडी के जरिए हम आपको बताएंगे, ताकि आपको आने वाले नेक्स्ट एग्जाम, जितने भी एग्जाम हैं, उनमें ये सब जो हमारे टॉपिक है वो आपके काम आएंगे।